नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कोविड काल में अगर किसी सेक्टर की मांग और अहमियत सबसे ज्यादा बढ़ी है, उन तमाम सेक्टर में से एक इंश्योरेंस सेक्टर भी है। अब इंश्योरेंस के प्रति और खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी, बढ़ चढ़कर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया। लेकिन क्या ये इंश्योरेंस का दायरा, इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए काफी है? इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर की क्या मांगे हैं और आम आदमी की क्या उम्मीदें हैं, इस पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा अपने शो में। और आज हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दें जिनसे हम करेंगे इस शो में चर्चा। हमारे साथ हैं जॉयदीप के रॉय, लीडर इंश्योरेंस बिजनेस PwC इंडिया, और हमारे साथ हैं मिस्टर अनुराग रस्तोगी, ये है प्रेसिडेंट, चीफ एक्चुअरी एंड चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर HDFC ERGO। जॉयदीप जी और अनुराग जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु की इस खास पेशकश में। बातचीत का सिलसिला हम शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम क्या खास शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। खास तौर पर कोविड काल में कितनी बढ़ी इंश्योरेंस की मांग, इसकी करेंगे आज पड़ताल। इंश्योरेंस पर आम लोगों को कैसे रियायत की है दरकार, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं जरूरी, साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के बजट से क्या है उम्मीदें। तो मिस्टर जॉयदीप, मैं इनफैक्ट आप ही से समझना ये चाहूंगी, जब हम इंश्योरेंस की दायरे की बात करते हैं, मुझे याद है हम पिछली बार भी जब बजट से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे, एक चिंता जरूर सामने निकल कर आती है कि भारत में खास तौर पर जो इंश्योरेंस की पहुंच है वो उतनी ज्यादा नहीं है, अगर हम उसको वैश्विक स्तर से भी कंपेयर करके देखें। हालांकि कोविड काल के दौरान लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता जरूर बढ़ी, पहली बार इंश्योरेंस लेने वालों का आंकड़ा भी कुछ बढ़ा, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में और जिस तरीके से हम अभी भी पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, ये काफी है? ये बात तो सबको पता है कि हमारे देश में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो मेजर किया जाता है दो तरीके से, एक तो प्रीमियम GDP का कितना परसेंटेज है और दूसरा है कितने लोगों के पास प्रोटेक्शन है, मतलब पेनिट्रेशन और प्रोटेक्शन गैप। ये दोनों चीज में हम लोग काफी पीछे हैं। काफी सारे स्टेप्स तो पिछले 20 साल में लिया गया है, लेकिन अगर आप देखें तो दो तरीके का स्टेप्स लिया गया है। एक तो आइदर जैसे इंश्योरेंस कंपनी आ पाए, ज्यादातर कंपनी आ जाए, शेयर होल्डिंग बढ़ जाए, फॉरेन कंपनीज आए, मार्केट ओपन हो, ये एक कैटेगरी का स्टेप्स है। दूसरी कैटेगरी का स्टेप्स ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़े, जो ले रहे हैं ऑलरेडी उनको क्या टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा। ये दोनों चीज काफी हद तक किया गया है। जो बात आप कह रहे हैं कि कैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए, तो पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है उनको लाना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ 3-4 चीज देखना पड़ेगा। एक तो है माइक्रो इंश्योरेंस में GST, उसका क्या रिलेवेंस है देखना पड़ेगा, बिकॉज ये पेनिट्रेशन के लिए जरूरी है। हमारे देश में माइक्रो इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बढ़ावा देना। दूसरी चीज है कि जो होम इंश्योरेंस कोई लेता नहीं है, होम इंश्योरेंस ना लेने से जो इंश्योर्ड लॉस हमारे देश में बहुत कम होता है नेचुरल कैटास्ट्रोफी में, उनको शायद कंपल्सरी कर देनी चाहिए। एटलीस्ट 200-250 स्क्वायर फीट के ऊपर होम्स जो है उनके लिए कंपल्सरी करना चाहिए। म्यूनिसिपल टैक्स के साथ भी उसको जुड़ के एक लेवी देना चाहिए, और उससे पूरा देश का होम इंश्योरेंस ताकि सब लोग इंश्योरेंस करा लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। होम, मोटर, हेल्थ, लाइफ, यही तो 3-4 चीजें जो इम्पोर्टेंट है रिटेल के लिए। बिजनेस इंश्योरेंस तो काफी हद तक हो रहा है, लेकिन SMEs जो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, उनके लिए भी इंश्योरेंस अभी बहुत चीजों में कंपल्सरी नहीं है, वो हो जानी चाहिए ताकि SMEs भी अच्छी तरह वो लोग भी प्रोटेक्टेड रहे। और चौथी चीज है कि इन इंडिविजुअल्स जो हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, इनका जो टैक्स बेनिफिट है उसको किसी और से मिलाया ना जाए। इसको अलग से सेक्शन करके लाइफ इंश्योरेंस को भी निकाल के हेल्थ के साथ ऐड करके या अलग अलग करके सेक्शन देके लोगों को इनकरेज किया जाए। इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और दूसरी चीज है प्रोटेक्शन गैप। प्रोटेक्शन गैप मतलब जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं या टर्म नहीं ले रहे हैं, उनके लिए भी काफी हद तक अलग अलग से सोचना पड़ेगा कि कैसे इनको इनकरेज किया जाए। बिल्कुल।
तो जयदीप जी, आपने काफी स्पष्ट तरीके से काफी चीजों को कवर जरूर किया है यहाँ पर कि हम होम इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब मैं अनुराग से समझना चाहूंगी। अनुराग, आपकी नजर में, जिससे पहले हम कुछ संभावित ऐलानों की बात करें या इंडस्ट्री क्या चाहती है उस पर बात करें, आपके मत में, आपकी राय में कुछ रोड ब्लॉक्स इंश्योरेंस सेक्टर के सामने क्या है जिसको दूर किए जाने की जरूरत है? थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें सबसे पहले फोकस करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। जैसा जयदीप जी ने कहा, एक बड़ा जबरदस्त प्रोटेक्शन गैप है और बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्ड कर पाते हैं। तो और हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, जैसा अभी हम सुन रहे थे, कि बहुत कुछ काम किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया गया है, आईआरडीए ने इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत सारी बढ़ावा दिया है आने के लिए आगे। एक स्पेशल प्रोडक्ट निकाला है आरोग्य संजीवनी, जो हेल्थ इंश्योरेंस जिसको सस्ता दिया जा सके, लेकिन फिर भी अफोर्डेबिलिटी वाली एक प्रॉब्लम अभी कहीं एड्रेस नहीं हो पा रही है। अब अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम को हम दो नजरों से देखना चाहेंगे। एक, उन लोगों के लिए जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, जिनके लिए सेक्शन 80D की एक सुविधा आज भी मौजूद है, जिसमें 25,000 रुपए तक का प्रीमियम जो हेल्थ इंश्योरेंस में पे किया जाता है वो टैक्स में से डिडक्ट हो जाता है सेक्शन 80D में, और सीनियर सिटीजन की लिमिट 50,000 रुपए है। लेकिन अगर आप देखेंगे, लिमिट 15-16 में रखी गई थी, 2015 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। 7 सालों में इंश्योरेंस का प्रीमियम, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन और जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि ये 25,000 रुपए और 50,000 रुपए अभी इनएडिक्वेट रह गया है। तो इंडस्ट्री की तरफ से हमारी सबसे पहले तो डिमांड ये होगी कि इस लिमिट को इनहांस करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आइडियल तो ये होगा कि जैसे कैपिटल गेन्स के लिए इस लिमिट को एक किसी इंडेक्स के साथ लिंक कर दिया जाए, जिससे कि हर साल हमें माननीय वित्त मंत्री जी के पास ये अपनी रिक्वेस्ट लेकर ना जाना पड़े। तो ये तो मुद्दा हो गया उन लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। लेकिन 80D का बेनिफिट तो केवल वही लोग उठा पाते हैं जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस तो इतना अनिवार्य हो गया है कि वो सबके लिए जरूरत है, और जितने गरीब लोग हैं जो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जिनके पास कम साधन अवेलेबल है, उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। अब उसमें आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में 18% टैक्स पड़ जाता है। 18% जीएसटी से हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और उन लोगों का चूंकि वो टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते, इसलिए सेक्शन 80D का बेनिफिट भी नहीं उठा पाते हो। तो मेरी दूसरी गुजारिश, एटलीस्ट ये विश लिस्ट है, कि जीएसटी उस पे 18% से घटा के 5% कर दिया जाए। कम से कम 5 लाख तक के जो सम इंश्योर्ड का जो बीमा खरीदते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, और 5 लाख का भी एक औचित्य ये है कि जो आयुष्मान भारत है सरकार ने, जो गरीब लोगों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए, अगर वो 5 लाख रुपए का बीमा रखा है, तो मैं समझता हूँ 5 लाख और उससे कम की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम हर एक के पास होनी चाहिए, और उसमें जीएसटी का सरकार को सुविधा देनी चाहिए। तीसरा मुद्दा बड़ा अच्छा जयदीप जी ने उठाया था, होम इंश्योरेंस के बारे में, वो तो है ही। हम चाहें तो इसमें एक ऐड कर सकते हैं, जो ग्रीन व्हीकल्स हैं। ग्रीन व्हीकल्स को सरकार बहुत प्रमोट कर रही है इस समय, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हों या ऑल्टरनेट फ्यूल्स वाली व्हीकल्स हों, उन पर भी अगर कुछ उनके प्रीमियम पर सरकार को जीएसटी में रिडक्शन देती है तो ये मदद करेगा ग्रीन व्हीकल्स को प्रमोट करने में। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी के टर्म्स में बोलेंगे, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस की है, क्योंकि वो एक सामाजिक अनिवार्यता बन चुका है आज, और वो सबके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनुराग, आपने काफी पॉइंट्स को यहाँ पर उजागर किया है हमारे दर्शकों के लिए कि कहाँ कहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और कई कुछ ऐसे मुख्य बिंदु भी थे जो कि जयदीप जी ने भी अपने जवाब में कहे। इनफैक्ट जीएसटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जिस पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। जयदीप जी, मैं आपसे भी इस पर राय लेना चाहूंगी कि 18% जीएसटी, मतलब अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबल बनाने की इंश्योरेंस को, लाइफ इंश्योरेंस पर तो स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, अब अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए, एक दायरा बढ़ाने की भी जरूरत है। तो सरकार के पास आपको लगता है ये स्कोप है कि जो इंश्योरेंस है उस पर से जीएसटी 18% से घटाकर, जैसा अनुराग कह रहे हैं, कम से कम 5% कर दीजिए, जो कि एक्चुअली मिनिमम जीएसटी दर है?
तो अनुराग जी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात को फिक्स किए हैं, बिकॉज ये जीएसटी एक ये 18% करें 15% करें, आप एक प्रैक्टिकल चीज में सोचनी चाहिए कि लोग इंश्योरेंस प्रीमियम जब एक साल लेते हैं और अगले साल अगर एज के लिए 3% 4% बढ़ जाता है, तभी लोगों के मन में बहुत सारे शंका आ जाती है कि क्योंकि रियल इंश्योरेंस जो है, मतलब सेविंग्स इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ, टर्म लाइफ, होम, जो भी कहें आप, मोटर, इसमें किसी को कुछ पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ये एक प्राइस है, ये मतलब दाम दे रहे हैं लोग अपने शांति के लिए। तो वो अगर वैसे भी एज के लिए प्राइस बढ़ रहा है, उसके ऊपर अगर अब जीएसटी भी 18% हो जाए, ये बहुत ही नाइंसाफी है, क्योंकि इसमें हमारे देश ही लॉस तो हमारे देश की हो रही है, क्योंकि प्रोटेक्शन गैप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, ये प्रोटेक्शन का जो है वो किसी पॉकेट से तो आ रहा है। वो इंश्योरेंस पूलिंग मैकेनिज्म से आनी चाहिए उसके लिए। और एक चीज सरकार के मन में ऑलवेज होगा कि 18% जीएसटी में हमें इतना कलेक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से, ये अनुराग कैलकुलेट कर सकते हैं, अफसर बहुत बड़े एक्चुअरी हैं, मैं उनको बोलूंगा कैलकुलेशंस कैसे होगा बोलने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये 5% का घटाने से एक्चुअल कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। एटलीस्ट 4 गुना 5 गुना लोग इंश्योरेंस लेने के लिए इनकरेज फील करेंगे। और एक बात बहुत सही बात बताएं कि टैक्स पेयर्स के ऊपर तो फोकस करने से फायदा नहीं है सिर्फ, क्योंकि हमारे देश में 90% लोग तो टैक्स पेयर्स नहीं है। तो टैक्स पेयर्स ना सोच के, पूरा आम आदमी सोच के अगर हम आगे बढ़े और मेजर्स ले, तभी हमको सोल्यूशन मिलेगा ये प्रोटेक्शन गैप निकालने का। और सिर्फ हेल्थ में नहीं, हेल्थ एकदम ऊपर है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन टर्म लाइफ बहुत जरूरी है। लोगों को लाइफ कवर बढ़ाना है। जो सेविंग्स के लिए साथ लेते हैं, बहुत कम लाइफ कवर मिलता है लोगों को। हमारे देश में 4-5 चीज के लिए हम लोग पीछे हैं। वो है, एक है हेल्थ कवर, दूसरा है लाइफ कवर, तीसरा है पेंशन बेनिफिट, जो अभी इस डिस्कशन में अभी मतलब शायद बाद में बात करेंगे। चौथी है होम, जो घर और स्ट्रक्चर्स, अपना रिटेल का बात कर रहा हूं मैं, अपना पर्सनल। और पांचवी जो है वो है लॉन्ग टर्म केयर, एजेड लोगों के लिए इंश्योरेंस के लिए सोचना। हमारे देश में एवरेज एज बढ़ रही है, लोग लॉन्जिविटी बढ़ रहा है। ऑलरेडी लॉन्जिविटी हमारा 76 तक पहुंच गई है, और जो 60 तक रिटायर कर रहे हैं, 60 साल में जिंदा है, स्वस्थ है, उनका लॉन्जिविटी अभी 85 से ऊपर हो चुका है। तो सोचना है कि उनको कैसे ये सब बेनिफिट मिले, और उसमें जीएसटी 18% सचमुच एक एनाक्रोनिज्म है, उसको तो ठीक सुधारना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करें इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। तो बीमा को बजट का बूस्टर कैसे मिल सकता है, इस पर हम कर रहे हैं खास चर्चा। अनुराग, आपने पिछले अपने जवाब में जिक्र किया था 80D की छूट को बढ़ाने को लेकर, जिससे जो आम पॉलिसी धारक है उसको काफी हद तक, या जो आम ग्राहक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको काफी ज्यादा राहत मिल सकती है। अब हम आजकल के मेडिकल खर्चों की बात करें तो पिछले 2 साल में आसमान छू रहे हैं, क्योंकि लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, क्योंकि हम एक पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। अब सेल्फ में 25,000 रुपए या सीनियर सिटीजन के लिए 50,000, तो छूट मेरे ख्याल से बहुत ही नाकाफी लगती है। अब इसको बढ़ाने की तो बात हो रही है, लेकिन हम ये क्यों ना चाहें कि एक अलग से एक प्रावधान बनाया जाए, मे बी कोविड खर्चों के लिए, क्योंकि कोविड के खर्चे बहुत लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ कदम उठाने का स्कोप आपको नजर आ रहा है? देखिए, कोविड के खर्चों के लिए इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी, और आईआरडीए की अध्यक्षता में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी सब मिली थी इस बारे में कि एक पैंडेमिक पूल बनाने की जरूरत है। केवल कोविड नहीं, ऐसा कभी भी कोई भी पैंडेमिक हो सकता है। और जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से तो लगातार ये कोविड चलता ही जा रहा है, तो एक पैंडेमिक पूल बनाने की बात हुई थी। वो तो एक बहुत ही जरूरी चीज है, जिसके लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री अपने आप से ये पूल नहीं बना सकती, क्योंकि हमारे पास इतना धन मौजूद नहीं है। इसके लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे अगले 10 सालों में इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उस पूल का साइज बढ़ा सकती है, लेकिन शुरुआत में हमें इसमें सरकार की मदद पड़ेगी। उसकी रिपोर्ट भी आईआरडीए ने पब्लिश की थी, जिसमें हमें सरकार की मदद की जरूरत है। लेकिन आप ये समझिए कि देखिए, पैंडेमिक एक टेम्परेरी चीज है।
हम उसके लिए एक समाधान शायद निकाल भी लें। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पिछले 15-20 सालों में ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक अनिवार्यता हो गई है। इस पैंडेमिक में तो खैर बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की, लेकिन उसके अलावा भी आप पैंडेमिक के पीछे भी चले जाएं तो भी आप ये महसूस करेंगे कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अस्पतालों में खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक जमाने में जो 1 लाख 2 लाख रुपए का लोग इंश्योरेंस खरीदा करते थे, आज लोग 10-20 लाख और 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस चाहते हैं। 5 लाख रुपए का बीमा तो सरकार खुद कहती है कि अंडर प्रिविलेज लोगों को चाहिए, जो सबसे गरीब हैं देश में। तो मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक पूल के अलावा भी जरूरत है कंटिन्यूअस एफर्ट करती रहने की कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस को हम अफोर्डेबल बना सकें। उसमें एक है जीएसटी का मुद्दा, दूसरा है 80D का मुद्दा, तीसरा है कहीं पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के रेगुलेशन के ऊपर, सो दैट जो कॉस्ट बिल्कुल बिना किसी रोक के बढ़ रही हैं, उन कॉस्ट को कहीं पर रोका जा सके। क्योंकि हम एज एन इंश्योरेंस कंपनी तो हम तो प्रीमियम वही फिक्स करेंगे जो हमें क्लेम में पे करना पड़ता है। तो कहीं पर उन कॉस्ट को कंट्रोल करने की भी जरूरत है जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और उसके लिए कहीं रेगुलेशन नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री रेगुलेटेड है, लेकिन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए रेगुलेशन नहीं है। तो ये भी एक सोचना बहुत जरूरी है। ये बजट का मुद्दा है या नहीं है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी मुद्दा है। क्योंकि कॉस्ट जब तक कंटेन नहीं की जाएंगी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। उसको हमको रूट पे जाके एड्रेस करना पड़ेगा कि कैसे हेल्थ केयर कॉस्ट को कंटेन किया जाए। और आपने पैंडेमिक की जो बात की, वो तो एक पूल जरूरी है ही। कभी भी ऐसी कोई आपदा आ जाए, वंस इन 10 ईयर्स, एक 20 साल में एक बार, तो हमारे पास एक पूल होना चाहिए जिससे हम उस आपदा को अच्छे से इफेक्टिवली एड्रेस कर सके और लोगों को तकलीफ ना हो। बिल्कुल। इनफैक्ट जयदीप जी, आपने लाइफ इंश्योरेंस पर भी क्योंकि चर्चा की थी, इसमें मैं चाहूंगी आप थोड़ा रिपीट कीजिए अगर आपने बात नहीं कही होगी, शायद हो सकता है मुझसे छूट गई हो। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जो जैसे हम LIC प्रीमियम भरते हैं वो भी अभी ATC में शामिल किया जाता है, और ATC में तो 1.5 लाख से ज्यादा की हमें छूट मिलती ही नहीं है। तो क्या लाइफ इंश्योरेंस को दूसरे जो निवेश विकल्प है उनसे अलग करने की जरूरत है? क्योंकि सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, और एक अलग से प्रावधान हो जिसमें लाइफ इंश्योरेंस की छूट शामिल हो। जरूर। इनफैक्ट अभी अनुराग जी भी ये बात कह रहे थे कि हेल्थ में भी देखिए, लोग पहले कम छोटे पॉलिसी ले रहे थे, अभी बड़े पॉलिसी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो कॉस्ट बढ़ रहा है। सिमिलरली लाइफ में भी देखिए, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? लाइफ इंश्योरेंस होता है फ्यूचर अर्निंग्स। कोई किसी की डेथ हो जाए तो उनका फ्यूचर जो अर्निंग्स, वो फ्यूचर अर्निंग्स फैमिली को तभी मिल जाए तो फैमिली वो पॉवर्टी लेवल में वापस मतलब गिर नहीं जाएंगे। सो उनका जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, स्टेटस है, वो मेंटेन होगा। तो फ्यूचर कॉस्ट तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन है, अब देख एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, रहने का कॉस्ट बढ़ रहा है, इसको लेके तो कितना चर्चा हो रहा है। तो लाइफ कवर भी अभी वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ये लाइफ कवर लेने का कोई मतलब नहीं बनता फॉर पीपल हु आर लाइक लेट्स से ऊपर जो सोशल स्टेटस के ऊपर या मिडिल भी आप देखें तो, क्योंकि उनको जो नेक्स्ट 20 साल या 30 साल का जो इनकम है वो अभी काफी बढ़ चुका है। राइट, हमारे देश में जो मिलेनियल जनरेशन X Y Z जो भी कहें, उनका अर्निंग्स भी पहले से बढ़ चुका है। सो लाइफ कवर बढ़ा लेना है, लेकिन लाइफ कवर बढ़ा लेने के लिए प्रीमियम भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो कम लोग लेते हैं इसीलिए प्रीमियम बढ़ता है। दूसरा चीज है कि उसमें GST 18% है। सेम चीज क्योंकि GST 18% जो हो रहा है उनका तो उसका कोई और तोड़ नहीं है, क्योंकि हर कोई तो इनकम टैक्स बेनिफिट में ATC में ले नहीं पा रहा है, क्योंकि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड है, वहाँ पे बाकी सेविंग्स है, फिर होम लोन का प्रिंसिपल। सो सब कुछ एक साथ रखने का मतलब नहीं होता है, अलग चीज का अलग अलग रीजन होनी चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए अलग एक सेक्शन होनी चाहिए। अगर लाइफ और हेल्थ भी एक करे तो भी उसमें उसको काफी बड़ा रखना चाहिए।
इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि लोग अपना ज्यादा लाइफ कवर लें, क्योंकि उसके बिना तो छोटे लाइफ कवर का तो कोई मतलब नहीं बनता लेने का। हमारे देश में दो चीज है। देखिए, एक तो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसके लिए काफी सारे योजना भी आ चुकी है, एंड वो 2 लाख लाइफ कवर और 5 लाख हेल्थ कवर तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, जितने सारे जो प्राइम मिनिस्टर्स योजना है। और एकदम टॉप एंड में बहुत कम लोग लाइफ कवर टर्म कवर लेते हैं। अभी बहुत सारा लाइफ कवर बिक रहा है, लेकिन हमारे देश के नंबर्स के लिए वो बहुत कम है। हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हमको इनकरेज करना पड़ेगा, और उसके लिए ये सब स्टेप्स बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, और इनफैक्ट जो हेल्थ केयर का जो पूरा स्पेंडिंग होती है उसको कम से कम बढ़ाने की जरूरत है बजट में। कम से कम 3% तक तो आना ही चाहिए, जो जितना भी स्पेंडिंग हेल्थ केयर पर होता है हमारे देश में। मैं आखिरी पॉइंट अनुराग जी आपसे समझना चाहती हूँ यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को लेकर। अभी यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज को लेकर अभी क्या स्थिति है, और आगे आपको लगता है कि इसमें अगर इसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ और कदम लिए जाने की जरूरत है? देखिए, एक बहुत बड़ा स्टेप सरकार ऑलरेडी ले चुकी है आयुष्मान भारत चालू करके। बहुत ही सक्सेसफुल योजना है ये, बहुत अच्छी चल रही है और इससे इतने सारे लोगों को सपोर्ट मिला है। तो अभी हम देखें तो हमारा पूरा पॉपुलेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे के लोग जिनको आयुष्मान भारत में कवरेज मिल गया है, ऊपर के लोग जो क्रीमी लेयर जिसको हम बोल सकते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन एक बीच में मिसिंग मिडिल है। वो मिसिंग मिडिल वो लोग हैं जो आयुष्मान भारत की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन इतना प्रीमियम अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो मिसिंग मिडिल के लिए सरकार काफी जोरों से काम कर रही है और हमारी सारी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और उसके ऊपर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक ये योजना सरकार लेकर आएगी उन लोगों के लिए जो बीच में मिसिंग मिडिल है, उनकी बीमा के लिए। दूसरा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो बीमा ना लेकर इंश्योरेंस कंपनी से बीमा खरीदना चाहेंगे। तो उसको पेनिट्रेशन के बढ़ाने के लिए जो 2 मुद्दे मैंने रखे थे, वो 2 मुद्दे विचार करना उन पे बहुत जरूरी है। दूसरा, आपने बीच में मैंने आपकी एक बात सुनी थी कि क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि जीएसटी का रिडक्शन दे सके या इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा सके। तो देखिए, ये एक मेरा मानना है कि जब भी कोई एक किसी की तबीयत खराब होती है और वो उसके पास ट्रीटमेंट कराने के लिए पैसा नहीं होता है, तो उससे बड़ा भारी डोमिनो इफेक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, कई बार लोगों की डेथ हो जाती है, तो पूरी उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर हम उसको अवॉइड कर सकें और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें, इसको ज्यादा अफोर्डेबल बनाकर, तो इससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की सेहत ठीक रहेगी और जो इससे जीडीपी हमारा ठीक होगा, उससे जो टैक्स कलेक्शन बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सरकार जितना इसमें कम करेंगी उससे ज्यादा रिकवर कर लेगी। कुल मिलाकर अफोर्डेबिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हर बजट में मांग उठती है, लेकिन इस बार कुछ अलग और खास इसलिए भी है क्योंकि हम अभी भी एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और लोगों के खर्चे क्योंकि बढ़े हैं, मेडिकल खर्चे बढ़े हैं और काफी हद तक इंश्योरेंस की अहमियत लोगों की जिंदगी में बढ़ी है। इसलिए सरकार को भी जरूरत है इंश्योरेंस सेक्टर को एक खास बूस्ट देने की, जिससे कि आम आदमी को भी राहत मिले और इंडस्ट्री की उम्मीदें भी पूरी हो। बहुत शुक्रिया करेंगे जयदीप आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ अनुराग आपका भी मनी गुरु में शामिल होने के लिए। मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।